नीट स्पेशल सीरीज का आज वीडियो नंबर 3 है। पहले वीडियो में मेटलर्जी, दूसरे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को ख़त्म कर लेंगे। एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिसका डी ऑर्बिटल फील्ड नहीं होना चाहिए कंप्लीटली, वो उसके ग्राउंड स्टेट में हो या फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं क्योंकि जिंक का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, कैडमियम का भी और मरकरी का भी। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब डी सीरीज का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1 इंटू डी इंटू एन एस होता है। डी में हम 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एस में हम 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब डी सीरीज में हमको 4 सीरीज पढ़ना है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 6D सीरीज जो है वो इररेलीवेंट है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम 3 सीरीज पे मेन फोकस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा 3D सीरीज। 3D सीरीज का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3, इसे D को हटा देंगे, 3D4S, और इस D में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और S में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ध्यान से इस फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पे हम N की वैल्यू 4 रख रहे हैं, तभी तो जाके हमारा 4s2 और 3D 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 3D सीरीज के ही एक एलिमेंट को लेकर, तो स्कैंडियम सबसे पहला एलिमेंट है 3D सीरीज का, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगर इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इस स्कैंडियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम उसके सबसे नियरेस्ट नोबेल गैस को लिख लेते हैं, जैसे आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर हो गया 18। और फिर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं एस ऑर्बिटल में। एस को हम कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए एस में और बच गया जो 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हम भर दिए डी में। ठीक है, वैसे ही आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 18 इस आर्गन के पास चले गए, 2 इस एस ऑर्बिटल में चले गए और बचा 6, तो उसको हम यहाँ डी ऑर्बिटल में रख दिए। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल को फील्ड भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचते भी हैं एस ऑर्बिटल से ही। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमियम का देखें, जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो 18 यहाँ पे चले गए आर्गन के पास और 2 एस ऑर्बिटल में चले गए, तो 4 बचने चाहिए डी के पास, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक्सेप्शन है। क्रोमियम में क्या होगा कि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा डी ऑर्बिटल में चला जाता है और एस ऑर्बिटल में मात्र 1 ही जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि एस को हम पहले कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं, लेकिन आर्गन में ये केस नहीं होता है। वैसे ही कॉपर की ही बात करें तो 29 एटॉमिक नंबर होता है, 18 आर्गन के पास, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए और फिर 9 डी में चले जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एस में हमारा 1 ही इलेक्ट्रॉन जाता है और डी को हम कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सेप्शन है। अब टोटल हम देख लेते हैं कि कितने एलिमेंट हैं इस डी सीरीज में, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो हमारे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सब सारे इसमें सेम हैं, अपने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखे हुए हैं, बस क्रोमियम और कॉपर का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, जिसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहले एस ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल्ड करना है, उसके बाद डी ऑर्बिटल को। इनमें ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखते हैं 4D सीरीज का। तो 4D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 4D फिर 5s। 4D में हमको 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, 5s में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक। अब 4D सीरीज का हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, यट्रियम। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 39 होता है, तो उसके नियरेस्ट नोबेल गैस क्रिप्टन है, तो उसका हम लिख दिए, जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। फिर 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और डी में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वैसे ही हम जेडर मतलब हम जिरकोनियम का बात कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है अपना 40 में से फिर 36, ये क्रिप्टन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन डी के पास और 2 इलेक्ट्रॉन एस के पास। मतलब ये भी सही है कि पहले हम एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, उसके बाद जो बचा उसको हम डी इलेक्ट्रॉन में, डी ऑर्बिटल में फुलफिल कर दिए। लेकिन इसमें भी कुछ अपने एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है नायोबियम। नायोबियम का हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 5s2 देन 4d3।
पहले s ऑर्बिटल को फिल करेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम d ऑर्बिटल में डालेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। सबसे पहले हम s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं और d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। फिर वैसे ही मोलिब्डेनम का भी है, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन। होना क्या चाहिए था कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब एक्सेप्शंस हैं। फिर अगला है टेक्नीशियम। तो टेक्नीशियम में भी वही है, 4d में 6 इलेक्ट्रॉन और 5s में 1 इलेक्ट्रॉन। होना क्या चाहिए था कि 5s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था और 4d में क्या 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। तो ये सारे एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे सेकेंड सीरीज जिसको हम बोलते हैं, इसमें यूट्रियम है, जिरकोनियम है, नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, र्यूथेनियम है, रुबेडियम है, प्लेटिनम है, सिल्वर है और कैडमियम है। इसमें किसमें एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करता है? तो सबसे पहला आपका नायोबियम जो हम पीछे डिस्कस कर दिए, मोलिब्डेनम है, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, टेक्नीशियम है, र्यूथेनियम है, RH रुबेडियम जिसको बोलते हैं, फिर प्लेटिनम। यहाँ प्लेटिनम का इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटिनम में हमारे पास s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, 5s में 0 इलेक्ट्रॉन है और 4d में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर वैसे ही सिल्वर है, इसमें भी हमारा s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और d में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे एक्सेप्शंस याद होने चाहिए। अब देखिए, इतने बड़े सीरीज को याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये जाम नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेंगे आज चांद को। ये से यूट्रियम हो जाएगा, जाम से जिरकोनियम हो जाएगा, नहीं से नायोबियम, मोहब्बत से मोलिब्डेनम और तेरी से टेक्नीशियम, रो से रुथेनियम, रोकर से रोहडियम, पुकारेंगे से प्लेटिनम और आज से सिल्वर और चांद को मतलब कैडमियम, ठीक है। तो इसको याद करने का ये भी एक ट्रिक याद रख सकते हैं। अब अगला है हमारा 5d सीरीज। तो 5d सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d इंटू 6s2। 5d में हम 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 6s में 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HF का, बात करें हैफनियम का, तो उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d टू 6s2, मतलब पहले s ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद d में भर दिए, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम टेंटलम का बात करें तो उसमें भी 6s ऑर्बिटल वाले को भरे, फिर d ऑर्बिटल वाले को भरे, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं वो हमारा प्लेटिनम है और गोल्ड है। प्लेटिनम में क्या है कि होना चाहिए था 5d8 और 6s2, पहले s ऑर्बिटल को हम कंप्लीटली फिल्ड करेंगे, फिर d को फिल्ड करेंगे, लेकिन होता क्या है 5d9 और 6s1। वैसे ही गोल्ड की बात करते हैं तो 5d10 6s1 होता है। ये दोनों एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देख लीजिए, ये है हमारा 3d सीरीज का टोटल एलिमेंट है, जिसमें हमारा मेनली 2 एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, एक प्लेटिनम का, एक गोल्ड का। बाकी सब पहले s ऑर्बिटल को फिल्ड हो रहा है, बाद में उसका d ऑर्बिटल फिल्ड हो रहा है। तो यहीं से क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांस हैं प्लेटिनम और गोल्ड का। इसका भी तरीका है याद करने का, ला हफ्ता वरना उस आयरन रड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। इससे भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक जो है वो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर वैसे ही अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं तो आर्गन 4s2 3d2। ऐसे करते करते जैसे ही हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन जो मैग्नीज का केस है, अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का हम 4s2 3d5 लिखेंगे। 3d5 मतलब मैग्नीज में हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इसके पास तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। और कोई भी मेटल दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपना स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो मैग्नीज इस चीज़ को नहीं करेगा क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। इसीलिए मैग्नीज के केस में जो होता है वो हमारा ग्राफ डिप कर जाता है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है।
और मेल्टिंग पॉइंट इसका घट जाता है। वैसे ही फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आयरन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण फिर से मैग्नीज के कंपेरिजन में उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और फिर ऐसे ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे। निकल में और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम जाएगा। अब जिंक का, कैडमियम का और मरकरी का, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल पहले से ही कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है। अब मैग्नीज तो हम 3D सीरीज की बात किए, उसी के नीचे आता है हमारा टेक्नीशियम 4D सीरीज में। तो टेक्नीशियम के भी केस में यही कहानी होगा, और उस 4D सीरीज में भी सेम स्टोरी होगा कि हम जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक्सेप्शन एग्जिस्ट करेगा टेक्नीशियम में कि क्यों टेक्नीशियम में घट जाता है, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है, वो बॉन्ड नहीं बनाने की कोशिश, वो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा। अब देखिए वेरिएशन इन साइज की बात करते हैं। तो 3D सीरीज में अगर हम स्कैंडियम से मैग्नीज जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, फिर आयरन से कॉपर जाएंगे तो साइज डिक्रीज करता है बट बहुत कम लेवल पे, इसीलिए हम उसको रिमेन सेम मानते हैं, और फिर कॉपर से जिंक जाते हैं तो हमारा इंक्रीज करता है। अब स्कैंडियम के अंदर टाइटेनियम, वैंडियम ये सब होगा। ठीक है। तो न्यू ऑर्बिटल जो है वो हमारा न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर करता है डी ऑर्बिटल में, तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो हम क्या बोले 3D सीरीज में, स्कैंडियम से मैग्नीज जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, आयरन से कॉपर तक रिमेन सेम रहेगा, और कॉपर से जिंक तक, फिर कॉपर से जिंक जाएंगे तो वो इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका अगर हम लिखे तो 3D10 मतलब इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब अगर हम टॉप टू बॉटम आए, मतलब 3D से 4D आए और फिर 4D से 5D आए, तो क्या होगा। तो जब हम 3D से 4D आते हैं तो ऐसे भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज करता है। तो 3D से 4D आए तो साइज इंक्रीज कर गया, लेकिन 4D से 5D आएंगे तो हमारा साइज सेम रहेगा, और साइज सेम लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण रहेगा। और लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये बोलता है कि फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल शुड बी डन बिफोर 5D। जब हम 5D सीरीज की बात करेंगे तो हमारा जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f ऑर्बिटल में पहले होगा 5D ऑर्बिटल से। तो इसीलिए हमारा 3D से 4D साइज इंक्रीज कर गया, और 4D से 5D जब आए तो हमारा साइज सेम रह गया लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जिरकोनियम का है और HF का है। HF मतलब हैफनियम का है। ठीक है। तो जिरकोनियम 4D सीरीज का है और HF 5D सीरीज का है, तो इन दोनों का साइज जो है वो सेम रहेगा, रिमेन्स सेम, क्योंकि हम लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है। फिर नायोबियम का है और टेंटलम का है, तो नायोबियम 4D सीरीज का और टेंटलम 5D सीरीज का, यहाँ भी सेम रहेगा लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक। अब देखिए कि आयोनाइजेशन इंथैल्पीज का क्या ट्रेंड होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं डी सीरीज में। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा रेडियस घटता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा पहले केस में तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, मतलब 3D सीरीज का ज़्यादा होगा और फिर 4D सीरीज का होगा कम होगा। ठीक है। रेडियस बढ़ता है 3D से 4D आने पे, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। लेकिन 4D से 5D आएंगे तो हमारा 5D का ही ज़्यादा हो जाएगा 4D के कंपैरिजन में। कैसे, वो देखिए। देखिए लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट इज हायर देन 4D एलिमेंट ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम एटॉमिक नंबर 73 to 82 विल हैव मोर एनर्जी देन एबव 1। मतलब क्या कि 5D सीरीज का एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी 4D सीरीज के एलिमेंट से ज़्यादा होगा लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब देखिए जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। तो जिंक है 3D सीरीज का, कैडमियम है 4D सीरीज का, और मरकरी है 5D सीरीज का। तो जिंक का ज़्यादा होगा कैडमियम से, मतलब हम पहले लिख लेते हैं कि जिंक का ज़्यादा होगा कैडमियम से, क्योंकि हम 3D से 4D आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। लेकिन Hg और कैडमियम की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि 73 से 82 के बीच में जो भी एटॉमिक नंबर लाई करेगा उसका अपने ऊपर वाले सीरीज से हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब Hg का ज़्यादा होगा कैडमियम से। और इन तीनों में बात किया जाए जिंक, कैडमियम और मरकरी में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो Hg का, और फिर किसका,
जिंक का और फिर कैडमियम का। सेम कहानी यहाँ पे भी है, कॉपर AgAu में Au का सबसे ज़्यादा होगा, फिर अपना Cu का होगा, फिर अपना Ag का होगा। क्यों? कॉपर सबसे ज़्यादा, कॉपर और Ag में कॉपर का ज़्यादा, फिर Ag और Au में Au का ज़्यादा, फिर Au और कॉपर और फिर Ag, इन तीनों का ट्रेंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग समझ गए। आगे देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज के द्वारा शो किया जाता है वो +2 होता है, लेकिन स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच चुके और खुद को स्टेबल बना सके। ठीक है, देख लीजिए सब जो है ये शो करता है कैसा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सब में कॉमन है, वो जिंक है, क्रोमियम में सब में कॉमन है, लेकिन स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझना है, मतलब निकाल कैसे सकते हैं। मान लीजिए आपका वैंडियम है, तो वैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 23। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। s ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और d ऑर्बिटल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट करेगा तो इसको हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे देंगे। फिर इसके इन दोनों के अलावा अगर ये ऑर्बिटल का भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में तो हम +3 बोलेंगे। फिर इन तीनों के अलावा ये चौथा वाला भी इलेक्ट्रॉन करेगा तो +4, और फिर ये करेगा तो +5। ध्यान ये रखना है कि s ऑर्बिटल वाला तो दोनों पेयर्ड होगा, तो उनमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ही, लेकिन d ऑर्बिटल में अगर कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड डब्बा है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। जो अनपेयर्ड है उसी पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ तो तीनों अनपेयर्ड है, तो मतलब हम तीनों को कंसीडर करेंगे। तो वैंडियम का हम कैसे समझ लिए कि जो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसके हिसाब से हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो बात। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम किसको बोलते हैं, जिसके पास 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास क्या, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये काफ़ी हम लोग पहले से सीखते आ रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला है μ = √n × n+2। n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम का सिंबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगर हम मैग्नीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखना चाहते हैं, अच्छा मैग्नीज का हम सिंपल लिख रहे हैं। ठीक है, तो 4s2 3d5, आर्गन के साथ 4s2 3d5 होगा। मतलब अगर हम d ऑर्बिटल को लिखने जाएं तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो 5 से अगर हम मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना चाहें तो 5 की वैल्यू n की जगह रख दीजिए। 5 + 2 7 5 35 हो गया, मतलब 5.92। तो सिंपल है मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, डी ऑर्बिटल में कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड होने चाहिए। तो यहाँ 5 है, पांचों डब्बा में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब वो सब क्या है, पैरामैग्नेटिक के कैरेक्टर्स में आते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा 5 हो गया, और 5 से हम फिर मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल दिए। अब देखिए कि इंटेरेस्ट्रियल कंपाउंड क्या होता है। तो इंटेरेस्ट्रियल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम लाइक HCN आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और इनके प्रॉपर्टीज से वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज देखिए कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। दूसरा है कि दे आर वेरी हार्ड, सम ब्रिड्स अप्रोच डायमंड्स इन हार्डनेस, और दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, और दे आर केमिकल इनर्ट। इन्हीं से क्वेश्चंस नीट में पूछे जा चुके हैं इसके प्रॉपर्टीज से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम जब आयरन क्रोमाइट को ट्रीट करते हैं किससे, सोडियम कार्बोनेट से, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, सोडियम क्रोमेट, और साथ में ये आयरन का और Fe2O3 जिसको हम हेमेटाइट के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा सोडियम क्रोमेट फॉर्म हुआ, इसको जब हम एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्म होता है, और इस सोडियम डाइक्रोमेट को जब हम KCl से ट्रीट करेंगे तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म होता है। अब ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई X कभी मिसिंग होगा, कभी Y मिसिंग होगा, और फिर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, अगर हम डाइक्रोमेट में
डाइक्रोमेट को OH से ट्रीट कराएं और साथ में pH इंक्रीज कर दें तो वो हमारा क्रोमेट में बदल जाता है, ठीक है। और इसका कलर भी ऑरेंज से क्या हो जाता है, येलो चेंज हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ पीएच क्या हुआ कि जब हम डाइक्रोमेट को OH से ट्रीट किए, पीएच बढ़ा दिए, तो हमारा डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल गया, उसका कलर ऑरेंज था और अब येलो हो गया, ठीक है। देखिए क्रोमेट आयन का हम लोग स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। तो क्रोमेट आयन CrO4 2- लिखा है ना, CrO4 2- लिखा है। तो देख लीजिए, सिंपल है, दो ऑक्सीजन, एक क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और इस क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है। और ये जो माइनस है इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तभी तो इस पे माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इसका क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना, दूसरा कि ये किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन लिया था तभी तो इस पे माइनस चार्ज हुआ, और बाकी ये दोनों दोनों अपना डबल डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इस पे कोई माइनस चार्ज नहीं है, मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। फिर वैसे ही अपना डाइक्रोमेट का है, सिंपल है, क्रोमेट आयन को आपको बना लेना है और दोनों के बीच एक कॉमन ऑक्सीजन लगा देना है, सिंपल है ये भी, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल मैग्नेट का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है MnO4 2-, ठीक है। टेट्राहेड्रल मैग्नेट बोलते हैं जिसका कलर ग्रीन होता है। टेट्राहेड्रल मैग्नेट का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। वैसे ही टेट्राहेड्रल पर मैग्नेट का देख लीजिए कि इसका कलर पर्पल होता है और इसका फॉर्मूला MnO4- होता है, ठीक, सिंपल है इसका भी स्ट्रक्चर। अब देखिए हम लोग लेंथेनॉइड्स में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले लेंथेनॉइड्स को याद करने का तरीका क्या है, लाला, इसका याद करने का तरीका है, लाला सैर पर निकल पड़े, सम यूरोप गाड़ियां तब दौड़ी होंगी, तो एक तुम यमहा ले आओ, ठीक है, एक तुम यमहा ले आओ। तो फिर से देख लीजिए, लाला सैर पर निकल पड़े, सम यूरोप गाड़ियां तब दौड़ी होंगी, एक तुम यमहा ले आओ, ठीक है। तो ये लेंथनॉइड को याद करने का तरीका है, अगर आप इससे याद करोगे तो ये आपको पूरा पार्ट याद हो जाएगा। चलिए इसका जो मेन बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको हम समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लैंथनम का लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसके नियरेस्ट नोबेल गैस मतलब जेनॉन को ढूंढ लेंगे। अब जेनॉन में आपके 54 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। बचा जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन अपने s को दे देंगे, s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर उसके बाद हम d ऑर्बिटल में या तो 0 या तो 1 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे, डी ऑर्बिटल में या तो 0 या तो 1 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और फिर जो बचा उसको हम 4f में डालेंगे। फिर से समझिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, जेनॉन को, उसको एटॉमिक नंबर 54 है, मतलब 54 इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल गया। उसके बाद s ऑर्बिटल जाएंगे, s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। डी ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल में जाएंगे, उसमें 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और फिर जो बच गया उसको 4f में डालेंगे। अब देखिए कि मैक्सिमम जो है वो आपका डी में 0 ही होगा, लेकिन जिसमें 1 होगा वो वाला को देखिए। तो 1 किस में होगा, लैंथनम में होगा, सीरियम में होगा, गैलोडेनियम में होगा और ल्यूथेनियम में होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब लैंथनम का देखिए 57 एटॉमिक नंबर होता है, 54 हम यहाँ जेनॉन को दे दिए, 2 हम कहाँ पे दिए, एस ऑर्बिटल में, और डी में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन दिए। हम पहले भी बता चुके हैं इसमें कि एस लैंथनम में क्या होता है, डी ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर वैसे ही सीरियम का देखिए, सीरियम में जेनॉन में आपका 54 इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर 2 जो बचा उसको हम एस में डाले, फिर डी में यहाँ भी 1, और जो बच गया उसको कितना, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन चल गया। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लैंथनम में, सीरियम में और ल्यूटेनियम में और गैडोलिनियम में, इन सब में डी ऑर्बिटल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, ठीक है। अब देखिए एस्टिनॉइड्स क्या है। तो एस्टिनॉइड्स में, लैंथनॉइड में हम ये देखें कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में चला जाता था, और एस्टिनॉइड्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 5f में। अब इसको भी याद करने का एक ट्रिक है कि एक था पापा, उसके 90 पुत्र अमेरिका में काम बिस्किट का करते थे, ठीक है, और इस फैमिली में 9 लड़कियां हैं। फिर से देख लीजिए, एक था पापा, उसके 90 पुत्र अमेरिका में बिस्किट का काम करते थे,
इस फैमिली में 9 लड़कियां हैं। तो इस तरीके से हम एस्टेनॉइड्स का भी कर सकते हैं। एस्टेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में घुस जाएगा। ठीक है।